नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, अभी हम इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की जो 3 नंबर की सीरीज़ थी, मतलब 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन थे, उनकी हम पहली वीडियो बना चुके हैं। अब हम वीडियो नंबर 2 पर आए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब छठवां क्वेश्चन हमारा ये है, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। तो इसका आंसर है, बजट रेखा लाइन एक ऐसी रेखा है जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी लागत उपभोक्ताओं की सारी लागत के बराबर है। चित्रानुसार इसका ढलान ऋणात्मक होता है। ये आपका चित्र है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आंसर और है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे दाईं ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। अच्छा, जिनकी पूरक परीक्षा का पेपर आ रहा है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, वो बहुत अच्छे से देख लें इनको, ठीक है। इनमें सही आएगा। उपभोक्ता बजट के सेट से आप क्या समझते हैं? बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो लिख लेना मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लिख लेना। बजट सेट क्या होता है, पहले इसको समझ लो। उपभोक्ता का बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। अन्य शब्दों में, बजट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के प्रायः प्राप्य संयोगों के एक समूह से है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी गई हो। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। नंबर 1 इसमें है, ध्यान से देखना, बजट सेट और बजट लाइन, ठीक है। बजट सेट समूह से अभिप्राय दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त संयोगों से है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी गई हो, ठीक है। और बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के एक समूह के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। इसका जो समीकरण है, P1x1 प्लस P2x2 छोटा है इजकल टू वाई, ठीक है। P1x1 प्लस P2x2 बराबर वाई, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के वर्जित कार्य, यानी कि जो काम केंद्रीय बैंक नहीं करेगा वो काम। रिजर्व बैंक के वर्जित या निषिद्ध कार्य निम्नलिखित हैं: ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना, जमाओं अथवा चालू खातों पर ब्याज देना, मांग पर देय विपत्रों के अतिरिक्त अन्य विपत्रों को आरहित करना अथवा स्वीकार करना। नंबर 2, किसी बैंकिंग अथवा अन्य कंपनी के अंशों को क्रय करना अथवा उनकी प्रतिभूति पर ऋण प्रदान करना, व्यवसाय के भवन अथवा अपने कर्मचारियों के निवासों को छोड़कर किसी अचल संपत्ति अथवा प्रतिभूति के बंधक पर अग्रिम प्रदान करना अथवा संपत्ति का स्वामी बनना। ये केंद्रीय बैंक के कुछ वर्जित कार्य होते हैं, इनको करना ही करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मांग है जो एक उपभोक्ता किसी विशेष समय पर विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। और बाजार मांग वस्तुओं की उन विभिन्न मात्राओं को बताती है जैसे बाजार के सभी उपभोक्ता किसी विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने को तैयार हैं। आपको नंबर 2 है, व्यक्तिगत मांग का क्षेत्र संकुचित होता है, बाजार मांग का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यक्तिगत मांग में केवल एक उपभोक्ता होता है, बाजार मांग में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। मोस्ट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बाजार पूर्ति या वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु की कीमत का वस्तु की पूर्ति का पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है और कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। उत्पादन के साधनों की कीमत, यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है। इसके कारण उत्पादन कम होगा व पूर्ति में कमी आएगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन के साधनों की कीमत कम होगी तो वस्तु की लागत कम होगी, वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है।
कर नीति, सरकारी कर नीति का प्रभाव भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि सरकार वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो वह वस्तु महंगी होगी, लागत अधिक व पूर्ति कम होगी। देखिए, मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़कर इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। मेरा मेन उद्देश्य आपको क्वेश्चन देना है, ठीक है। अब आंसर मैं इसलिए पढ़ के बताता हूँ ताकि किसी के पास मान लो नहीं है, सीरीज वगैरह कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वो इसमें से अपने क्वेश्चन भी लिख सकता है, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी जल्दी, बाकी मुझे क्वेश्चन देना मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पत्र मुद्रा का निगमन, हमारे देश में नोटों के निगमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निगमन छोड़कर यह बैंक अन्य समस्त नोटों का निगमन करता है। रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका हेडिंग नंबर 2 है, बैंकों का बैंकर। रिजर्व बैंक देश में कार्यरत सभी बैंकों के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह बैंक निम्न कार्य करता है: बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकों की कार्यप्रणाली पर निगमन व नियंत्रण रखना। मतलब जो बैंक होते हैं, जो हमारे जैसे कि पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, दुनिया के जितने भी बैंक हैं, मतलब भारत के, उन सभी पर ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। कौन सा? आरबीआई। और नंबर 3 है, साख का नियंत्रण। रिजर्व बैंक देश की साख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। साख बोले तो पैसा। साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश में कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। इसके लिए बैंक अनेक विधियां प्रयोग में लाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट सीरीज हमारी बचेगी, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अगले क्वेश्चन जितने भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है। ओके, धन्यवाद।